नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद PN लोधा। साथियों, शिक्षण वीडियो के बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न यहां पर आपको पेपर नंबर 38 में देखने को मिलेंगे। तो शिक्षण वीडियो का ये पेपर है 38वां। इसके पहले हम शिक्षण वीडियो के 37 टेस्टों को हल कर चुके हैं और हमारे शिक्षण वीडियो के टोटल टेस्टों की संख्या कितनी है? 100 है। शिक्षण वीडियो के साथ ही आपके जो साइकोलॉजी के टेस्ट हैं वो भी पूरे के पूरे 100 है। आपके जो हिंदी के टेस्ट है वो भी पूरे के पूरे 100 है साथियों, जिनकी अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ ही राजस्थान जीके की कक्षा 6 से 12वीं तक की जो NCERT RBSC की किताबें हैं उनके भी बहुत ही शानदार 100 तो क्लास है और 100 टेस्ट आपसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ अच्छे प्रश्न हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, अच्छी तरह से समझना प्रश्न को। निम्न में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो सही है इसका चयन आपको करना है। पहला कथन है पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों में कोई संबंध नहीं है। दूसरा कथन है प्रत्येक बालक के लिए अलग से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है क्योंकि उनके सीखने के प्रतिफल भी अलग होते हैं। तीसरा अलग है प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उलझा हुआ क्वेश्चन ऐसे आप इसे कह सकते हो। तो प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों प्रश्न संख्या 1 में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। इनमें से कोई नहीं वाला तो गलत आंसर है क्योंकि ये आपका आंसर होता नहीं है। प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। जैसे बालक कक्षा 1 में है तो हम उससे अलग आशा करते हैं, कक्षा 2 में वो चला जाता है तो उसके सीखने के प्रतिफल चेंजेज हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे कक्षाएं बदलती रहती है सीखने के प्रतिफल भी बदलते रहते हैं। अतः तीसरा विकल्प आपका सही है। दूसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये कह रहा है प्रत्येक बालक के लिए अलग से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। जी नहीं, प्रत्येक बालक के लिए तो नहीं किया जाता है साथियों, तो ये गलत है। पहला विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहा है पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों में कोई असंबंध नहीं है, संबंध होता है प्रत्यक्ष रूप से इनमें। तो अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो आपके दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। पितृसत्तात्मक, जेंडर, लिंग भेद और यौन। तो देखो पुरुषत्व और स्त्रीत्व ये दो शब्द है, दोनों ही शब्दों का आप अच्छी तरह से अर्थ समझते हो। पुरुषत्व का मतलब पुरुष से लिया जाता है, स्त्रीत्व का मतलब महिला से लिया जाता है। तो साथियों ये दोनों ही जो शब्द है ये पितृसत्तात्मक नहीं है बल्कि ये जेंडर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जेंडर से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो प्रश्न है इसमें दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है? कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना संभव नहीं है। पहला विकल्प। अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। दूसरा विकल्प। किसी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। तीसरा विकल्प। और भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। चौथा विकल्प। तो बताओ प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? देखो कक्षा 1 व 2 में अलग विषय के रूप में तो नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि कक्षा 3 से पर्यावरण सब्जेक्ट शामिल होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है ये भी गलत है साथियों, बल्कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 और 2 में भाषा और जो गणित की किताबें होती है उनमें ही सम्मिलित करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। तीसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो चौथे प्रश्न में राइट आंसर बताओ। एक बार प्रश्न जो पूछ रहा है उसको अच्छी तरह से समझना साथियों, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्कूली शिक्षा का जो चरण होता है जहाँ से विज्ञान को अलग विषय के रूप में शुरू किया जाता है तो वो होता है उच्च प्राथमिक स्तर। कक्षा 6 से आपके विज्ञान सब्जेक्ट आ जाती है।
जबकि कक्षा 5 में अलग से विज्ञान नहीं चलती है, बल्कि पर्यावरण में ही शामिल होती है साथियों वो। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपका वो सही रहेगा। विज्ञान विषय को एक अलग विषय के रूप में कक्षा 6 से मतलब उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू किया जाता है साथियों। तो चौथे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? विकल्प है शिक्षण शास्त्र का एक टूल, लोक कला दूसरा विकल्प है, परंपरा कला तीसरा विकल्प है और परीक्षा की एक पद्धति चौथा विकल्प है। तो जो कला समेकित शिक्षा बच्चों को हम प्रदान करते हैं, इसमें कला को किस संदर्भ में लिया गया है? प्रश्न नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है साथियों। तो 5वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा? तो प्रश्न नंबर 5 में जो सही आंसर है वो है कला समेकित शिक्षा में कला को शिक्षण शास्त्र का एक टूल माना जाता है साथियों, एक साधन माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ाना, ड्रॉ या लिख करके और चर्चा करना, बहसों का आयोजन करना, बहस होती है ना जो, या व्याख्यान विधि का आयोजन करना। तो प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? देखो, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाना है तो जोर से पढ़ाना तो गलत है साथियों, और व्याख्यान विधि का आयोजन करना भी गलत है। तो यहाँ पर पहला और चौथा विकल्प तो 6वें प्रश्न में आपके गलत हो गया। अब आपके सामने दूसरा और तीसरा विकल्प है। तो विभिन्न प्रकार की आजीविकाएं जो होती है साथियों, जिनसे हमारा जीवन चलता है, तो इसमें बहसों का आयोजन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि लिखना और चर्चा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, एक ग्लोब के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, दूसरा विकल्प है स्पर्श ग्लोब विशेष रूप से जरूरत वाले बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, तीसरा कथन है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, और चौथा कथन है एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश व देशांतर है। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, ये तो आप सभी को पता होगा। जो विशेष जरूरतमंद वाले बच्चे होते हैं उनके लिए स्पर्श ग्लोब का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है कि ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, तो ये गलत है, क्योंकि ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार दिखाता है। बाकी एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश व देशांतर रेखा भी इसमें खींची जाती है। तो यहाँ चौथा, दूसरा और पहला विकल्प तो सही है, लेकिन तीसरा विकल्प क्या है? गलत है। जो आपको क्या देखना था? सही नहीं है, मतलब गलत देखना था। तो तीसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। आकलन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है आकलन का? किसी छात्र को अंक प्रदान करना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, और किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो साथियों, इनमें से आकलन का उद्देश्य आपको कौन से विकल्प में लग रहा है? 8वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है जो आकलन का उद्देश्य है? अंक प्रदान करना आकलन का उद्देश्य नहीं होता है साथियों, बल्कि उपलब्धियों का आकलन करना तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय करना आकलन का उद्देश्य माना जाता है। 8वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर? बच्चे क्या सीखते हैं, इस पर। बच्चे कितना गणित याद कर पाते हैं, इस पर। बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर। और बच्चे क्यों सीखते हैं, इस पर। तो प्रश्न नंबर 9 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? देखो, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का मूल्यांकन आपको करना है, तो किस पर सर्वाधिक ध्यान दोगे? प्रश्न संख्या 9 में जो सही आंसर है वो रहेगा बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर हम सर्वाधिक ध्यान देंगे साथियों। क्योंकि क्यों सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कितना याद कर पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सीखते कैसे हैं बच्चे। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय है,
प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण करता है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है और प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो देखो, शिक्षण अधिगम के अनुरूप जो कथन यहाँ पर आपको लग रहा है कि यार ये कथन नहीं है शिक्षण अधिगम के अनुरूप, उसका चुनाव करना है। साथियों, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय होता है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण करता है, ये गलत है क्योंकि प्रत्येक बच्चा नहीं करता अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण। पाठ्यचर्या तो उच्च स्तर से बन के आती है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है और प्रश्न पूछने का भी अधिकार है प्रत्येक बच्चे को। तो पहला, तीसरा, चौथा तो राइट है, बट दूसरा जो विकल्प है कि पाठ्यचर्या का निर्माण करता है प्रत्येक बच्चा, ये गलत है साथियों। सेकंड विकल्प आपका राइट आंसर है क्योंकि ये शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें में दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, भाषा सीखने की रणनीति में बहुभाषिता क्या है? पहला विकल्प है माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु को सीखना है। दूसरा विकल्प है कई भाषाओं में सीखना, सिखाना और शिक्षण है। तीसरा विकल्प है कक्षा के शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना है। और चौथा विकल्प है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना है। तो बहुभाषिता के बारे में बात की जा रही है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझना साथियों। प्रश्न नंबर 11 में आपके जो सही उत्तर है, देखो, त्रिभाषा सूत्र लगाना बहुभाषिता नहीं कहलाता है, बल्कि कक्षा के शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना ही बहुभाषिता का सही अर्थ होता है। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 11 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करनी है। आपको भाषा कौशल का निर्माण करना चाहिए, वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है, उन्हें वर्णमाला पढ़ाना शुरू करना है और मौखिक कार्य साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो क्या करोगे आप? मान लीजिए आप अध्यापक बन चुके हैं साथियों। अब आपके विद्यालय में कोई बालक आया जिसने स्कूल में प्रवेश ही लिया है कक्षा 1 में, तो सबसे पहले क्या करोगे कि आते ही भाषा कौशलों का निर्माण उसके अंदर करवा दोगे? जी नहीं साथियों। डायरेक्ट ही उन्हें वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए शुरू करोगे? जी नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो तीसरा या चौथा, नॉर्मली वर्णमाला पढ़ाना शुरू किया जाता है, जो कि सही नहीं है क्योंकि राइट है मौखिक कार्य साधनों के माध्यम से भाषा के साथ हम उन्हें परिचित कराएंगे साथियों की भाषा होती क्या है। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 12 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देखते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता को निम्न में रूप से जाना जाता है: दृढ़ता से निपटना, वास्तविकता का परीक्षण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और दृष्टिकोण जानना। बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला टेस्ट आपको ये लग रहा होगा साथियों। 13वें प्रश्न में अच्छी तरह से देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो 13वें प्रश्न में देखिएगा, यहाँ दृढ़ प्रश्न है किसी अन्य व्यक्ति का दृष्टिकोण, मतलब कोई अन्य कैसे सोचता है, उसकी स्थितियों को देखने में सक्षम होने की जो योग्यता है साथियों, इसमें वास्तविकता, दृढ़ता से निपटना या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा है, बल्कि हम सामने वाले का दृष्टिकोण जान रहे हैं। तो 13वें प्रश्न में भी आपके चौथा ही विकल्प सही रहेगा। 12वें में भी चौथा ही सही था, 13वें में भी चौथा ही सही है। अब 14वां प्रश्न देखेंगे। तो 14वां प्रश्न है, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प देखो, अब पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग है। दूसरा है पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तीसरा विकल्प है पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु को रटाना है। और चौथा विकल्प है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो एक लाइन आती है, पढ़ना अर्थगणना है। अर्थगणना मतलब उस अर्थ को, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझ रहे हैं साथियों। तो रटाना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो तीसरा विकल्प गलत है साथियों। डिकोडिंग भी नहीं है, बल्कि पढ़ना अर्थगणना है। इसका मतलब होता है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है कि आखिर वो जो पाठ में जो विचार है उनका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, उनके भाव क्या है साथियों। तो विकल्प 4 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। 15वां प्रश्न देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है। दूसरा है उच्च स्तर पर इन विषयों के अध्ययन के लिए तैयार होना। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विचारों को जानना तीसरा विकल्प है।
और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान चौथा विकल्प। तो सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन है ये जिसको बढ़ावा देता है उसका चयन कीजिए। साथियों, पाठ्य पुस्तक में सिर्फ दिए गए विचारों को जानना ही सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य या बढ़ावा देना इसका नहीं होता है। उच्च स्तर पर इन विषयों के अध्ययन के लिए तैयार होना यह भी गलत है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान ये भी गलत है, बल्कि राइट आंसर है सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन हम करते हैं इससे स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य हमारे बढ़ते हैं। साथियों, विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 15 में सही रहेगा। साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 16 है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है अमूर्त सोच, कल्पना, तार्किक विचार और शारीरिक शक्ति। तो 16वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो, गणित से अमूर्त सोच भी विकसित होती है, तार्किक विचार भी विकसित होता है, इससे शारीरिक शक्ति विकसित नहीं होती है। साथियों, कल्पना तो फिर भी हो सकता है बट शारीरिक शक्ति नहीं। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 16 में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर अवगत कराइएगा साथियों, ताकि प्रत्येक जो प्रश्न है उसका अगर कोई त्रुटि होती है बाय चांस किसी प्रश्न में तो उसका संशोधन भी तुरंत किया जा सके। हालांकि त्रुटि होने का चांस बहुत ही न के बराबर मानो आप, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो आपके 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके, क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। वाक्यांश है आपके, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, पर्यावरण अध्ययन के लिए जो वाक्य आपको सही लग रहा है साथियों उसका चयन आपको करना है। साथियों, इसका सही आंसर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक नहीं होती है बल्कि अंतर विषयक होती है। साथियों, एक दूसरे विषय से इसका संबंध होता है। तो 17वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ यह है कि इससे विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। सभी भाषाओं को सीखना ही विषय वस्तु सीखना है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, चौथा विकल्प हम हटा देते हैं। 18वें प्रश्न में भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ पूछा है साथियों। तो केंद्रीयता का अर्थ जिससे लिया जाता है विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना कहलाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 19वां प्रश्न, बच्चे सीखते हैं स्कूल में केवल मातृभाषा, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा और बिना प्रयास से द्वितीय भाषा। तो भाई बच्चे बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा तो नहीं सीख पाते हैं, बिना किसी प्रयास के मातृभाषा फिर भी सीख सकते हैं। स्कूल में केवल मातृभाषा ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं का ज्ञान भी उसे कराया जाता है साथियों। तो ये भी गलत हो गया। बिना प्रयास से द्वितीय भाषा भी नहीं सीखी जाती। तो फिर आपके एक ही विकल्प बचा है, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, मतलब ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है बालक को मातृभाषा सीखने में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 19 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न देखेंगे, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी महामारी बन गई है, जो कौन सी है। इबोला, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड और कोविड-19। सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो वर्तमान में हाल ही में खोजी गई जो संक्रामक बीमारी है जो महामारी बन गई है साथियों वो है कोविड-19। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। आपके 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में होना चाहिए अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, कठिन से सरल की ओर। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है साथियों उसमें जो विषय वस्तु दी रखी होती है वो कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए बल्कि वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। पाठ्य पुस्तक कठिन से सरल की ओर नहीं होती है बल्कि कैसी होती है, सरल से कठिन की ओर होती है। यहाँ पर आपका दूसरा ही विकल्प सही है। देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 21वें में सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है माइक्रोफोन,
टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन। तो साथियों जो भाषा प्रयोगशाला होती है उसमें टेप रिकॉर्डर भी होता है, रिकॉर्ड की जाती है आवाज़ को, माइक्रोफोन भी होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का उपयोग भाषा प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। तो चौथा विकल्प आपका गलत आंसर है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। 22वें प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 4। साथियों 22वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन का आपको चुनाव करना है। विकल्प है आपके पास, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से स्मृति की परख नहीं की जा सकती है। दूसरा विकल्प है आपके पास, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से मूल्यांकन पक्षपात युक्त होता है। तीसरा विकल्प है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषयक कमजोरियां नहीं जानी जा सकती है। और चौथा विकल्प है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है। तो 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? आपको सही कथन का चुनाव करना है साथियों प्रश्न नंबर 23 में। देखो यह पहला विकल्प क्या कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से स्मृति की परख नहीं की जा सकती है, गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भी आप स्मृति की परख कर सकते हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से मूल्यांकन पक्षपात युक्त होता है, ये भी गलत है, क्योंकि मूल्यांकन पक्षपात मुक्त होता है, युक्त नहीं होता है साथियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषयक कमजोरियां नहीं जानी जा सकती है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है। तो 23वें प्रश्न में समय साध्य होता है, बिल्कुल सही आंसर है साथियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण करने में समय अधिक लगता है साथियों। निबंधात्मक प्रश्न तो आप आसानी से बना दोगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो विकल्प 4 आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 24। यहाँ कौन सा कथन आपको देखना था? सही कथन देखना था, जो बिल्कुल चौथा ही सही है साथियों। तो प्रश्न नंबर 24 है, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना और हस्तलिपि सुधारना। देखो श्रुत लेखन विधि क्या होती है? अध्यापक शब्दों को बोल रहा है, छात्र उस चीज को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं साथियों, सुन करके क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो इससे वर्तनी दोष भी दूर होता है, शुद्ध लेखन क्षमता का भी विकास होता है। इससे यहाँ पर तीसरा या चौथा एक विकल्प रहेगा। तो साथियों यहाँ पर नवीन शब्दों का ज्ञान भी उनको प्राप्त होता है। हस्तलिपि सुधारना श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं माना जाता है, क्योंकि हस्तलिपि सुधारने के लिए तो सुलेख वगैरह प्रतिलेख वगैरह का निर्माण किया जाता है साथियों। अतः चौथा विकल्प आपके 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। देखो इसके पहले के सारे टेस्ट यहाँ वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दिए हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है साथियों, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्टें सारी की सारी लगा दी है, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, हिंदी की हो, टीचिंग मेथड की हो, राजस्थान जीके की क्लासें हो, राजस्थान जीके के टेस्ट हो, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ से टच करके आप सारी की सारी चीज़ें अटेंड कर सकते हो पूर्णतः निःशुल्क। चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न, किसी प्रश्न में त्रुटि लगती है तो कमेंट जरूर कर देना, आप मैं वापस दोहरा रहा हूँ। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा का ज्ञान कराना। साथियों प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है शब्द भंडार में वृद्धि, आत्मविश्वास बढ़ाना, भाषा ज्ञान करना या शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। 25वें प्रश्न में देखो शब्द भंडार में वृद्धि तो वाचन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है साथियों। वाचन का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? पढ़ने से लिया जाता है। यहाँ पर हम वाचन का मतलब बोलने से लिया जाता है, बोलेंगे तो इससे शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास होगा। अतः विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न का सही आंसर होगा। वाचन का मतलब यहाँ बोलने से लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ये आपका टेस्ट भी पूरा हुआ, 38 टेस्ट हम कर चुके हैं, अभी आपके 62 टेस्ट और बाकी है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।